मान्यवर, प्रदेश में वर्ष 1987 में इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7 के द्वारा स्थापित होने वाले माध्यमिक विद्यालयों को अंतरिम व्यवस्था के रूप में शासन द्वारा वित्तविहीन मान्यता प्रदान की गई। लगभग 37 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी वह तथाकथित अंतरिम व्यवस्था दुनिया में आश्चर्य के रूप में आज भी प्रचलित है। इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक पूर्ण योग्यता रखते हुए राष्ट्र निर्माण की भूमिका एवं बेरोजगार के मूर्ति के रूप में इस सरकार में असहाय एवं मजबूर है। नाम मात्र के अल्प वेतन पर काम करने के लिए बाद इन शिक्षकों के लिए अभी तक कोई सेवा नियमावली भी लागू नहीं की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने के आदेश के उपरांत भी कल्याणकारी सरकारें अभी तक प्रभावी नहीं कर पाई। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इन शिक्षकों पर लागू न किए जाने के परिणाम स्वरूप कई परिवार भूख से अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। शासन और सरकार के संज्ञान में निश्चित रूप से जरूर आया होगा, लेकिन कोई भी सहायता इन शिक्षकों को नहीं दी गई। फलस्वरूप शिक्षक समुदाय इस आजाद देश के कल्याणकारी राज्य में अपने आप को द्वितीय स्तर के नागरिक से भी बदतर स्वीकार कर लिया है। न रहने का ठिकाना, न भोजन का प्रबंध, न दवा की व्यवस्था। शिक्षक और उनका परिवार जिंदा रहने के बजाय आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। यहाँ तक कि भारी संख्या में तत्समय से कार्यरत शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा होने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियों में बुद्धिजीवियों, अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। स्थिति गंभीर एवं चिंताजनक है। प्रदेश के शिक्षकों द्वारा चारों ओर इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अनुसार सेवा नियमावली बनाने एवं सामान्य कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने की मांग की जा रही है। अतः इस अविलंबनीय एवं लोक महत्व के सुनिश्चित पर समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने के संबंध में सरकार से चर्चा करने के लिए यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है। मान्यवर, यह सूचना सुनिश्चित है, विलंबनीय है और लोक महत्व का। इस प्रदेश में 1987 में एक सरकार थी जो मान्यता नहीं दे पा रही थी। आजादी के लगभग 40 वर्ष के बाद भी हर बच्चे को शिक्षा मुहैया नहीं हो पा रहा था। मान्यवर, उस सरकार ने 2 वर्ष के अंतर 2 वर्ष तक के लिए माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में वह 1987 में संशोधन करके 7 क की मान्यता की व्यवस्था किया। 1987 से 2 वर्ष के कौन कहे 37 वर्ष हो गए। लोक कल्याण के नाम पर राज करने वाले लोग अपनी राजनीतिक पार्टियों के आधार पर राज करने का अवसर उन्हें मिला। कोई पार्टी, कोई यह नई राजनीतिक पार्टी कह सकती है कि हमको राज करने का अधिकार नहीं मिला, चाहे जिस तरह के कपड़े पहन करके, चाहे जिस तरह के झंडे लेकर के आए। लेकिन प्रदेश में आज इनकी संख्या 26,000 के लगभग हो गई। माननीय सभापति जी, बहुत संवेदनशील प्रकरण है। 26,000 विद्यालयों में 4 लाख के लगभग शिक्षक कार्यरत हैं। और जैसे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 80% तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं उसको
बल देता हूं कि शिक्षा उसी मान्यता व्यवस्था के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में हो रही। इस प्रदेश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा, जीने के अधिकार की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जो राज करने वाले लोग हैं उनकी है। और पहले की बात तो मैं नहीं जानता मान्यवर, लेकिन जब इस देश में कोरोना काल आया तो इस देश और प्रदेश की सरकारों ने प्रवासी मजदूरों के लिए भी उनके जीने का प्रबंध किया। लेकिन मान्यवर, वित्तविहीन विद्यालय में कार्यरत विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी जो 1000-2000 रुपया पाते थे, विद्यालय के बंद होने के कारण वह भी 1000-2000 रुपया बंद हो गया और सरकार के द्वारा कोई इमदाद नहीं दिया गया, कोई सहायता नहीं की गई। मान्यवर, कहां से कहां तक पीड़ा का बयान करूं। हमारे शिक्षा मंत्री हैं, हमारी सरकार के जिम्मेदार लोग हैं, एक उत्तर दे देते हैं। वो उत्तर कब तक देते रहेंगे? क्या बच्चे का अधिकार नहीं है, उसका फंडामेंटल राइट नहीं है कि योग्य और पूर्णकालिक शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हर एक बच्चे को है? यह संविधान कहता है, देश की पार्लियामेंट कहती है, जिसको अंगीकार किया है प्रदेश के राज्यों के जिम्मेदार लोगों ने। मान्यवर, एक सरकार आई, उनने मानदेय की व्यवस्था किया। अब वह मानदेय में नहीं मालूम क्या उसमें लिखा था कि इसको दृष्टांत न माना जाए। 1000 रुपए देने की व्यवस्था हुई। अब दूसरी सरकार आई, अब उनके वोट, उनके सहयोग खुलेआम लिए गए। अब वह किसी ने कहा कि यह सरकार आएगी तो वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को कुछ करेगी, क्योंकि एक सरकार की व्यवस्था करके गई। लेकिन यह तो और आगे निकले। बड़े मियां बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। मान्यवर, यह कहां कल्याणकारी राज्यों के अवधारणा में यह कहां लिखा है कि जहां एक किसी दूसरी सरकार ने लिख दिया कि दृष्टांत न माना जाए, तो दृष्टांत मानने को कौन कहे, उसको समाप्त कर दिया गया। क्या जिन गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वो शिक्षक, माननीय शिक्षा मंत्री जी झपकी ले रही हैं, लेकिन क्या उन बच्चों को शिक्षा प्रदान कराने का दायित्व क्या प्रदेश के कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या उन्हें नहीं मिलना चाहिए? अरे और तो और मान्यवर, आज तक कोई सेवा नियमावली भी नहीं बनी। एक हमारे नेता प्रतिपक्ष कहे कि अब 7-4 में हो। जब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया कि सुसंगत धाराओं में मान्यता दी जाए, तो बरसों मान्यताओं की फाइल निस्तारित नहीं हुई। उसको 7-4 में मान्यताएं प्रदान की गई। लेकिन यह कहा गया कि इस पर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड
नहीं लागू होगा, इन पर वेतन वितरण अधिनियम 1971 नहीं लागू होगा। और स्थिति तो और गंभीर हो गई माननीय सभापति जी, ये बड़ा गंभीर मुद्दा आपकी नजरें इनायत होनी चाहिए। हम जानते हैं माननीय मंत्री जी की मजबूरी है, वो क्या उत्तर देंगे। इसका मोबाइल बज रहा है। माननीय सभापति जी, हद हो जाती है कि जब फिर मान्यताएं दी गई तो फिर 7 कह में दे दी गई। माननीय न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन हुआ। यह कौन सा कानून है कि एक समय एक वर्ष में सुसंगत धाराओं में मान्यता दी जाएगी और फिर आने वाले दिनों में सुसंगत धाराओं का कहीं कोई व्यवस्था नहीं होगी। यह दुनिया का यह पहला प्रदेश है कि जहां 4 लाख से अधिक शिक्षक और कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां कोई सेवा नियमावली नहीं। मनोहर हमारी शिक्षा मंत्री जो है वह 10 अगस्त 2001 के शासनादेश का उल्लेख करती। उसके बाद क्या कोई आवश्यकता नहीं समझी गई? उसमें जांच दंड के क्या प्राविधान हैं, आप हमको तो बताओ। उनके वेतनमान क्या हैं, यह तो बताओ कि क्या चलेगा एकदम वैसे। एक किसी मजबूर अध्यापक की पीड़ा को नहीं सुना जाएगा। एक मजबूर अध्यापक के बच्चे एक बिस्कुट के लिए तरसते हैं, एक टॉफी के लिए तरसते हैं मानवर। और मैं आज इस सदन में, इस उच्च सदन में यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ये बुखार है तो पैरासीटामॉल भी जो है पाने के लिए उनको मौसर नहीं होता है। स्थिति बड़ी बद से बदतर हो गई। और ये कहा जाए कि इनको हर सरकारों ने अनदेखी किया तो कोई अतियुक्त नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय कहता है, मानवर आप तो उस पीठ पर बैठे हैं जहां यहां से जारी आदेश का पालन माननीय उच्चतम न्यायालय भी करता है। कहा समान कार्य के लिए समान वेतन। देश के आजाद हुए 77 वर्ष हो गए। आम आदमी के आंसू पोंछने को कौन कहे, हम एक शिक्षक को समानता नहीं प्रदान कर पाए। फंडामेंटल राइट है मानवर, मौलिक अधिकार है समानता का, और वह समानता का अधिकार इस समाज के, इस प्रदेश के गरीब तबके को कौन कहे। शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षक को हम नहीं दे पा रहे। आज स्थिति बड़ी गंभीर है मानवर। वही दुष्यंत की कविता की पीर पर्वत हो गई है, पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए मानवर। यह सदन आज की कार्रवाई जो मुख्य रूप से विशेष करके वित्त विहीन और शिक्षा के प्रतिपक्ष पूरा था मानवर, ये पूरा देख रहा है। आपकी ओर सबकी निगाह लगी है कि क्या यह अन्याय कब तक होता रहेगा। क्या इन शिक्षकों को जीने का अधिकार नहीं है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है मानवर। मैं फिर कह रहा हूं कि सुनिश्चित है, लोक महत्व का है और अविलंबनीय है। समान कार्य के लिए समान वेतन और सेवा नियमावली बनाने के लिए आज का कार्य सदन स्थगित करता है और इस पर जो है चर्चा कराने की मैं मांग करता हूं। माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी। सभापति महोदय, अधिसूचना संख्या 496/89-1/2022 1 का 9/2022 दिनांक 29 दिसंबर 2022 द्वारा
इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7 की उपधारा 4 को निम्नवत संशोधित कर दिया गया है। मान्यवर, अपनी परीक्षाओं के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात नवीन स्व-वित्त पोषित हाई स्कूलों और इंटरमीडिएट कॉलेजों को मान्यता प्रदान किया जाना, परंतु ये है कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अधिनियम 1971 या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की कोई बात इस उपधारा के अधीन मान्यता प्राप्त किसी नवीन स्ववित्त पोषित विद्यालय के संबंध में लागू नहीं होगी। मान्यवर, शासन द्वारा हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की नवीन मान्यताएं अधिनियम की धारा 7(4) के अंतर्गत दी जा रही है। शासन आदेश संख्या 1443-15/7/2001-191/2000 दिनांक 10 अगस्त 2001 द्वारा वित्तहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिसमें ये प्रावधानित किया गया है कि अंशकालिक अध्यापकों को प्रबंध तंत्र मान्यवर अपने स्रोतों से परिलब्धियों का भुगतान करेगा। ये भुगतान संपूर्ण शिक्षण सत्र के लिए नियमित रूप से किया जाएगा, जिसका लेखा जोखा रखा जाएगा। मान्यवर, अभी जो प्रश्न आया था माननीय चंदेल जी ने और आकाश जी ने उठाया था, वही उत्तर इसमें भी है। मान्यवर, वो उसी से संबंधित प्रश्न आपका है माननीय ध्रुव जी का। प्रबंध तंत्र ऐसे अंशकालिक अध्यापकों के लिए यथाविधि भविष्य निधि तथा जीवन बीमा की योजनाएं लागू करेगा, जिसमें नियोजक का अंशदान प्रबंध तंत्र द्वारा अपने निजी स्रोतों से दिया जाएगा। मान्यवर, ये पहले ही व्यवस्था कर दी गई है कि जो इस प्रकार के अध्यापक हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रबंध तंत्र स्वयं ही इनकी सारी व्यवस्थाएं करेगा और ये सब जिम्मेदारी प्रबंध तंत्र के ऊपर है। माननीय सभापति जी, माननीय त्रिपाठी जी, यह तो हमारे नेता सदन आ गए, बड़ी कृपा। माननीय मंत्री जी बता रही हैं कि 22 में हमने 7(4) की मान्यता कर दिया। यह सदन की कार्यवाही में उल्लिखित होना चाहिए और एक व्यवस्था कर दिया तो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में जो व्यवस्था थी कि ऐसे मान्यता प्राप्त विद्यालयों में के विद्यालयों में भाषा अध्यापक, त्रिभाषा अध्यापक और एमआर की व्यवस्था की जाती थी, तो यदि 7(4) में मान्यता कर दिया इन्होंने, तो यह कम से कम एमआर की व्यवस्था जो पहले होती थी कि मैनेजमेंट बना करके देता था और वहां से पास होता था निदेशालय से और वह बजट आवंटित होता था। तो माननीय मंत्री जी, यह यहाँ इनको अधिकारियों ने गलत सूचना दिया कि यदि वह व्यवस्था है तो एमआर क्यों नहीं भरा जा रहा है, क्यों नहीं उसकी धनराशि आ रही है विद्यालयों में, क्यों नहीं वहाँ भाषा अध्यापक और त्रिभाषा अध्यापक के वेतन का दायित्व सरकार और विभाग क्यों नहीं ले रही है। ये सब हास्यास्पद स्थिति है। माननीय समाप्त करिए त्रिपाठी। नहीं, समाप्त करें, कुछ आपकी कृपा हो। बात पूरी रख चुके। नहीं, मैं रख चुका। हाँ। लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने मान्यता, क्या माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 प्रभावित कर दिया गया सेवा नियमावली नंबर 1, जो उस समय कार्यरत शिक्षक थे उनकी सेवा सुरक्षा जो सेवा नियमावली थी वह सब पर लागू थी। नंबर 2,
क्या त्रिभाषा और भाषा अध्यापक के वेतन के दायित्व क्या सरकार उठा रही है? क्या उन विद्यालयों में EMR बना करके, जिनको मैनेजमेंट रिटर्न कहा जाता है, वह बना करके दिया जाता था और वहां से जो है वह धनराशि प्राप्त होती थी और अध्यापकों को मैनेजमेंट जो है वह लगभग पूरा वेतन वह मिलता था और उनका भुगतान होता था। तो इसी आधार पर मान्यवर जब यह दलील दी गई, सदन में भी दी गई, कार्रवाई साक्षी है, तब जाकर के वेतन वितरण अधिनियम 1971 प्रभावी हुआ कि फीस और MR की धनराशि मिला करके जो खर्चा आ रहा है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, वह वेतन भुगतान से कम है। तो वेतन भुगतान की व्यवस्था वह लागू की गई, वेतन वितरण अधिनियम। तो क्या माननीय मंत्री जी, तीसरा कि पूर्व की बात जब मान्यता 741 में हो गई तो उन शिक्षकों को जो है वेतन प्रदान करने के लिए वेतन वितरण अधिनियम के से आच्छादित की जाएगी। यही 3 जिज्ञासा है, सप्लीमेंट्री है, इसी पर बता दें। मंत्री जी कुछ कहना चाहती हैं? माननीय मैं कह चुकी हूँ। मैंने अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कॉलेजों अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अधिनियम 1971 या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की कोई बात इस उपधारा के अधीन मान्यता प्राप्त किसी नवीन स्व-वित्त पोषित विद्यालय के संबंध में लागू नहीं होगी। ये मान्यवर मैं अभी बता चुकी हूँ। और मान्यवर मैं ये भी बता चुकी हूँ। हाँ, वेतन वितरण अधिनियम लागू नहीं होगा और चयन बोर्ड आयोग 1982 लागू नहीं होगा, जैसा आप कह रही हैं और सही भी कह रही हैं आप, जो अमेंडमेंट है। क्या उसमें कहीं यह भी व्यवस्था है कि 7-4 में मान्यता होने के बाद उनको मानदेय भी नहीं दिया जाएगा? अब आप बात कर रही हैं हमेशा 7 क की, 7 क में जो अमेंडमेंट आया 87 में, और उस पर जो लिखा था उसको आप बार बार पढ़ रही हैं, अधिकारी गलत जो है रिपोर्ट भेज रहे हैं। जब आप 7-4 में आ गई तो आप 7-4 से जो है गवर्न होंगे, जो है उनको मानदेय देने की सरकार की क्या व्यवस्था है, उसमें कहीं मना नहीं किया गया। मान्यवर त्रिपाठी जब 7-4 की मान्यता हो गई, उसका अमेंडमेंट हो गया, तो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में वाणिज्य जो प्राविधान है सेवा सुरक्षा, वह अपने आप प्रभावी हो गया और जो उसकी व्यवस्था है कि भाषा अध्यापक और त्रिभाषा अध्यापक, इसके वेतन की जिम्मेदारी सरकार ले और MR मैनेजमेंट रिटर्न भर करके जाए और वहां से जो है वह धनराशि आवे। क्या इसको आप प्रभावी करेंगी? त्रिपाठी जी अब बैठिए, अब बैठिए। कुछ आपका हो या तो केवल इनको हम क्या आपको तो हम कह सकते हैं बैठने के लिए, हम तो इतना भागा है, कहेंगे तो वो वेल में आ जाएंगे। नहीं, हम इतने भागे हैं कि हमारी शिक्षा मंत्री अध्यापक भी रही, प्रधानाचार्य भी रही, माननीय त्रिपाठी जी समझ नहीं रही है इनकी कौन सी कमजोरी हो गई, कौन सी बाध्यता हो गई कि अपने शिक्षाविद होते हुए भी उसको नहीं मान रही हैं। माननीय त्रिपाठी जी, हमने आपसे पहले ही कहा कि आपकी इन समस्याओं का समाधान जो माननीय नेता सदन की अध्यक्षता में जो समिति है वही कर पाएगी। कार्य स्थगन स्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भ में। मीटिंग बुलाए तो इस पर गंभीरता से विचार करके कोई हल निकाले। भाई त्रिपाठी जी आप तो कम से कम लाल बिहारी जी की तरह मत कहिए कि नेता सदन गंभीरता से विचार, नेता सदन त्रिपाठी जी नेता सदन हर बात को गंभीरता से लेते हैं। नहीं, वो हर विषय को गंभीरता से लेते हैं। हाँ, अब नियम 110 की सूचनाएं लेते हैं।